नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्लास 8 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हम लोग देखे थे, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसके बारे में पार्ट 1 की बात हम लोग कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए इसको हम लोग फर्स्ट टॉपिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय नील जो है उसकी मांग क्यों थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। विशेषकर हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे जो अस्थाई बंदोबस्त थी और महलवारी बंदोबस्त थी और रेतवाड़ी बंदोबस्त थी, इनके अंतर्गत जो नीति अपनाए थे वो पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। फेलियर क्यों हुआ था? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा टैक्स उगाही कर रहे थे, यानी टैक्स ले रहे थे। तो ज़मींदार भी अपना कुछ रख रहा था और उसके बाद से कंपनी को देता था। तो एक तरह से ज़मींदार भी एक समय पे वो भी किसान द्वारा न दिए जाने वाले टैक्स से वो नहीं चुका पाता था कंपनी को। तो इस तरह से ज़मींदार की भी ज़मीन चली जाती थी और ज़मींदार किसानों को शोषण करता था। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि उनकी जो भी नीति थी भूमि सुधार के संदर्भ में, ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और अकाल पड़ चुका है। और अकाल पड़ने की स्थिति के बाद ये लोग फिर से ऊपर उठना चाहते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि भारत के जो भी खेत है उसमें खेती किया जाए। और खेती किस चीज़ का किया जाए? तो खेती उसी चीज़ का किया जाए जो हमारे देश में मांग है। यहाँ के किसानों के प्रति नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ के जो किसान हैं जो अकाल पड़ने की स्थिति से वो भी आगे बढ़ जाए, ये लोग वो नहीं सोचते हैं। वो अभी भी अपने हित को साधने के लिए, अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी वाणिज्यवाद जो है उसका जो कंसेप्ट है उसको और ग्रो करने में ये लोग लगे हैं। तो उधर यूरोप में थी वाणिज्यवाद और हम लोग के यहाँ थी उपनिवेशिकवाद। उपनिवेशिकवाद का मतलब ये होता है कि औपनिवेशिक का मतलब तो आप समझते हैं कि मातृ देश किसी दूसरे देश पे अपना आधिपत्य कायम करती है और वहाँ के जो भी संसाधन होती है वो अपने हित में प्रयोग करती है। तो जो इसको बोलते हैं औपनिवेशिक। जो औपनिवेशिक बनाने के संदर्भ में जो भी क्रियाएं करती है, यानी औपनिवेशिक बनाने के लिए जो भी वर्क करती है, जो भी प्रक्रियाएं करती है, उसको बोलते हैं वाद। तो इस तरह से औपनिवेशिकवाद होता है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में एक तरह से देखिए तो वहाँ पे वाणिज्यवाद चल रहा था। वाणिज्यवाद मतलब व्यापार गतिविधियाँ चल रही थी, व्यापार को विस्तार करने में लगे थे अलग अलग कंट्री में जा कर के। उन्हीं में से एक हमारे देश में आए थे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में औपनिवेशिकवाद चल रहा था। तो जिस तरह से उधर वाणिज्यवाद की गति तेज चल रही थी, तो उसी तरह से हमारे यहाँ भी किसान शोषण किए जा रहे थे। हमारे यहाँ भी औपनिवेशिकवाद जो हो रहा था वो भी तेज़ गति से चलती थी। जब उनको ज़रूरत पड़ती थी किसी चीज़ की तो वो डोमिनेट करते थे यहाँ के किसानों को, और यहाँ से नकदी जो फसलें हैं उसको उगाही करते थे और अपने देश में भेजते थे। तो इस तरह से इधर वाणिज्यवाद और इधर से औपनिवेशिकवाद दोनों एक साथ चल रही थी। और जब वाणिज्यवाद ज़्यादा प्रेशर उधर आता था तो यहाँ पे औपनिवेशिकवाद को प्रेशराइज किया जाता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको देखते हुए कि आखिर नील की खेती क्यों इन लोगों को करना पड़ी और इनको क्यों पसंद था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है औपनिवेशिकवाद और वाणिज्यवाद, लेकिन थोड़ा बहुत इतना आप ज़रूर समझिए कि हाँ औपनिवेशिकवाद क्या होता है और वाणिज्यवाद क्या होता है। वाणिज्यवाद का मतलब होता है बिजनेस पर्पस, यानी बिजनेस को हम ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो वाणिज्यवाद का ये काल हो गया। और औपनिवेशिकवाद यानी कोई देश, यानी मातृदेश मतलब जो देश किसी दूसरे को अपने शासन में लेता है, यानी अपने अधीन लेता है, तो जो लेता है वो मातृदेश कहलाता है। तो मातृदेश कौन था? ब्रिटिश, यानी अंग्रेज वाले थे, ब्रिटेन वाले थे। ब्रिटेन वाले यहाँ के आकर के यहाँ के किसानों को, यहाँ के देश को, यानी इस भारत देश को अपने हाथों में प्रशासनिक ढांचा, राजनीतिक गतिविधियों को अपनाए और उसके बाद से अपना शासन करना शुरू करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे बोलते हैं औपनिवेशिक था उन लोगों का। तो औपनिवेशिकवाद और इधर से वाणिज्यवाद दोनों एक साथ काम कर रही थी। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वाणिज्यवाद थी वो वाणिज्यवाद एक तरह से जैसे जैसे ये फल फूल रही थी वैसे वैसे यहाँ पे औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत इसको फलने फूलने के लिए औपनिवेशिकवाद में किसानों का शोषण किया जा रहा था। तो यहाँ से जो भी धन संपत्ति जा रहे थे वो इनका वाणिज्यवाद क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था।
तो इस तरह से हम लोग इसके कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला लाइन दिया है कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय इलाका क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा बहुत समझ लीजिए। जो समझते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझते हैं देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आप सभी को पता होगा कि ये है अर्थ, ठीक है, और अर्थ के बीचों बीच एक लाइन गुजरता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, या जिसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, या जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, यानी पृथ्वी के बीच जो लाइन गुजरती है उसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं, या इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, या 0 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जिसको आप लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसके नीचे गुजरती है एक और लाइन जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको आप लोग बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर इधर उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध, यानी 2 गोलार्धों में बांटता है, जिसको इधर बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है, साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। तो इक्वेटर 2 भाग में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसका डिग्री बोला जाए तो 23.5 डिग्री हाफ नॉर्थ होता है, और इसका 23.5 डिग्री हाफ साउथ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये साउथ है, यहाँ से नॉर्थ है, यानी यहाँ से उत्तर है, यहाँ से दक्षिण है, इसलिए इधर साउथ बोलेंगे और इधर नॉर्थ बोलेंगे। अब देखिए, इक्वेटर पे आप सभी को पता होगा कि इक्वेटर पे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो डायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट पड़ता है। तो डायरेक्ट पड़ने के बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो गर्मी पड़ने के उपरांत ये लोग यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत से जहाँ पे गर्मी वाले जो देश है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, वहाँ पे अधिकतर देखा जाता है तो काले लोग वहाँ पे होते हैं, ऐसा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अफ्रीकन कंटिनेंट की बात किया जाए तो अफ्रीकन यहाँ पे जो कंटिनेंट होता है उसके बीचों बीच गुजरता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो इक्वेटर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इक्वेटर में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पड़ता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मी को आप लोग क्या बोलते हैं? गर्म को एक तरह से उष्ण बोलते हैं, ठीक है, उष्ण बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गर्म को हम क्या बोलते हैं? तो गर्म को आप उष्ण भी बोलते हैं, और ये एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे गर्म वाला क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सूर्य कभी यहाँ भी होता है, कभी यहाँ पे भी होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। यानी इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र होगा, ये क्या होगा? गर्म वाला क्षेत्र होगा। ये इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र में के बीच क्या होगा? गर्मी होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा सूर्य का गर्मी है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे गर्म को हम क्या बोलते हैं? उष्ण। गर्म को क्या बोलते हैं हम? तो यहाँ पे बोलते हैं उष्ण। और क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध, ठीक है। ये एक टेक्निकल कुछ वर्ड है, कटिबंध, उष्ण कटिबंध, यानी उष्ण यानी गर्मी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। तो अब देखिए, अब भारत पे कैसे लागू होता है ये बात। तो देखिए, हमारा भारत आप सभी को पता है कि कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा से नीचे देखिएगा, ये वाला लाइन देखिएगा, ये वाला। तो यहाँ से कुछ हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? ये वाला जितना भी हिस्सा है वो क्या है?
ये पूरा भारत का एक तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में आप लोग देख सकते हैं कि ये उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में ही नील की खेती होना शुरू होता है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हल्का सा ठंडा लगेगा, हल्का सा गर्म लगेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं शीत उष्ण यानी शीतोष्ण। यानी आप सभी पढ़े होंगे संधि या यहाँ पे, तो हम लोग जब इस शीतोष्ण का संधि विच्छेद करते हैं तो शीत धन उष्ण हो जाता है, और जब इसको साथ में जोड़ते हैं तो यहाँ का अ और यहाँ का उ मिल करके ओ बन जाता है, जिसको हम लोग शीतोष्ण बोलते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे। तो ये शीतोष्ण हो जाता है, यानी ऊ को हटा दिए और यहाँ पे ओ जोड़ दिए, शीतोष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और एक लाइन है यहाँ पे जिसको अब आर्कटिक लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हो गया, ये ट्रॉपिक आर्कटिक लाइन हो गया, ये यहाँ पे और एक लाइन है, इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का टॉपिक यहाँ पे है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को समझना जरूरी हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र हो गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, उष्णकटिबंध क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा जो उत्पादक थे वो कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी ये लोग भारत का जो नील था वो बहुत कम मात्रा में उन लोगों को मिल पाता था, तो उसके लिए ये लोग बोर्ड नामक एक पौधा होता है, उससे जैसे तैसे करके ये लोग उस कलर का बनाते थे। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता था। अब यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंध की बात थी, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध भी आ गया, यानी इस वाले क्षेत्र में उगाया जाता था। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध में जो बोर्ड नामक का जो पौधा था उसको उगाया जाता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगाया जाता था। ठीक है, नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजोन और फीका होता था। यहाँ पे जो बोर्ड पौधे से जो बनाया जाता था, कपड़े को रंगा जाता था, थोड़ा हल्का होता था, उतना गहरा नहीं होता था, और जो नील से रंगा जाता था उसका बात कुछ और थी, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा गहरा रंग छोड़ता था वो कपड़े पे। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। और नील की खेती ये लोग कैरिबियाई द्वीप पे जाकर के करना शुरू कर दिए। कैरिबियाई द्वीप क्या है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि कैरिबियाई द्वीप की बात करें तो जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का जो साउथ वाला क्षेत्र है वो कैरिबियाई द्वीप है, जहाँ पे कोलंबस निकला था भारत की खोज में वैकल्पिक मार्ग के लिए, तो पहुँच गया कैरिबियन साइड में। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है, यहाँ पे पनामा, सब ये है। यानी ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे खेती करना ये लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खेती ये लोग करना शुरू कर देते हैं। कुछ क्षेत्र इधर का भी होता है, तो यहाँ पे ये लोग नील की खेती करना शुरू कर देते हैं। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे।
और उसके बाद से ये उत्तरी अमेरिका में भी जो नील के बागान थे वो धीरे धीरे होने शुरू हो गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। यानी 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। यानी वहाँ पे कपास बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो जब कपास होगा तो निश्चित है कि कपड़े वगैरह बनाए जाएंगे, तो वस्त्रों को रंगने के लिए नील की तो भारी मात्रा में तो जरूरी तो होगा ही। तो अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। यानी जो लोग ये अमेरिका से जो ये लोग लेते थे कुछ कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। तो और स्रोत की तलाश ये लोग कर रहे थे। ये लोग निर्भर थे अमेरिका वाले क्षेत्र पे, तो अमेरिका वाले क्षेत्र पे किसी कारण से यहाँ पे दिक्कतें आने लग गई इनको, तो इसलिए यहाँ से अपना ध्यान हटा लिया। अब एक स्रोत के रूप में ये लोग खोज करना शुरू कर दिए। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी के बारे में हम लोग देखते हैं। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। इसलिए कि इन लोगों के हित में ही, यानी जो भी यहाँ पे कहा जाता है ना कि यदि अंग्रेज मुस्कुराए भी तो उनका कहीं ना कहीं औपनिवेशिक हित ही था, औपनिवेशिक कोई ना कोई कारण है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बागान में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का 95% हो चुका था। जैसे मांग बढ़ी तो 30% से 95% ये इजाफा हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। जब देखे कि अरे भाई नील में तो बहुत ज़्यादा फायदा है, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि अपना ये लोग पैसा पूंजी के तौर पे ये लोग यहाँ पे लगाना शुरू कर दिए। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। यानी अपनी कंपनी का नौकरी छोड़ करके ये लोग नील की खेती यानी नील के उत्पादन में ये लोग अपना पूंजी लगाना शुरू कर दिए और एक तरह से बिजनेस करना शुरू कर दिए। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। तो एक तरह से जिनके पास पैसा नहीं थे वो बैंक से कर्ज लेकर के और वो नील की खेती में लग गए, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। नील की खेती कैसे होती थी इसको हम लोग देखते हैं। नील की खेती के दो तरीके थे, एक था निज और एक था रियायती। निज तो आप लोग समझते हैं निज वर्ड को, यानी प्राइवेट, यानी अपना खेत में खुद हम अपना कर सकते हैं। देखते हैं, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्या क्या थी, तो इसको थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग देख ले पिक्चर। चित्र नंबर 7 है कि सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। अगस्त 1971 की ये दिखाया गया है चित्र। जनवरी एस्कुहल्दोस्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो के, ये कैरिबियाई द्वीप की बात कर रहा है, डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने
अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। दास प्रथा क्या थी? तो दास प्रथा आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये कैरेबियाई द्वीप था और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक यूरोप मान लीजिए, ये यूरोप वाला हिस्सा था, ठीक है, और थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, ठीक है, ये यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग अपना यूरोप से अपना यहाँ पे शिप लाते थे, ठीक है, और यहाँ पे अपना शिप लाते थे और यहाँ से बहुत सारे दासों को इस शिप में बैठाते थे और इस शिप को लेकर चले जाते थे बागान मालिक के पास और यहाँ पे बेच देते थे, ठीक है। यानी यहाँ पे यूरोप से अपना शिप लाते थे, अफ्रीका के जो एक तरह से किसान थे, किसान भी नहीं बोलेंगे, वहाँ की कुछ जनजातियाँ थी जो इनको क्या करते थे, ज़बरदस्ती अपने शिप में बैठाते थे, ठीक है। जहाँ पे एक शिप में 100 की संख्या है, 100 लोगों को बैठने की संख्या है, तो ये लोग 200-300 उसी में पूरी तरह से घुसा देते थे और यहाँ पे ले जाकर बागान मालिकों को बेच देते थे और यहाँ से ये लोग आराम से अपने साथ अफीम लेकर जाते थे, ठीक है, अफीम लेकर जाते थे और भी यहाँ पे चांदी लेकर जाते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग पूरी तरह से सामान लेकर जाते थे और देते क्या थे, दास। यानी ये लोग यहाँ से आते थे, दास को लेते थे और यहाँ पे बेच देते थे, फिर यहाँ से अपने सामान को, यानी एक तरह से यहाँ पे देखिए तो ट्रायंगल बन रहा है, यानी ये ट्रायंगल बिजनेस था ये इन लोगों का, ठीक है, ये ट्रायंगल बिजनेस था। और ये सब कहाँ हो रहा है? तो याद रखिएगा बीच में ये अटलांटिक महासागर है, याद रखिएगा बीच में अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर से होते हुए ये शिप जाता था कैरेबियन द्वीप यानी उत्तरी अमेरिका साइड में और यहाँ से दासों को बेचा जाता था और यहाँ से फिर ये बहुमूल्य वस्तु लेकर आते थे, ठीक है। तो ये दौर था उस टाइम का जब दास प्रथा हुआ करता था। आगे देखते हैं निज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के लिए प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। यानी मान लीजिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनका ज़मीन यहाँ पे ज़्यादा होगा, जो बाहर से आएंगे तो उनको यदि मिलेगा भी, वो लोग यदि खरीदेंगे भी तो छोटे छोटे खेत मिलेंगे, तो उससे नील की खेती तो होगा नहीं बढ़िया से। नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, तो उन लोग को मिलता नहीं था। तो यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि पट्टे पर ज़मीन लेने के लिए प्रयास किए। पट्टे पर मतलब कुछ पैसे देते हैं और उसके हिसाब से कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो ये लोग पट्टे पे भी ज़मीन लिए, ज़बरदस्ती किसानों से ज़मीन उनके ही ज़मीन से ये लोग हटवाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसानों को हटवा दिया और इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों को ज़रूरत होती थी, यानी बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत होती थी। जितना बड़ा एरिया होगा उतना मजदूर लगेंगे नील की खेती करने के लिए। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। यानी नील की खेती उसी टाइम होता था जब इधर धान की खेती होना शुरू होता था, तो इधर किसान अपने काम में व्यस्त होते थे और ये लोग चाहते थे कि ये लोग हमारे खेत में आकर के नील की बुआई करें। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। यानी 1 बीघा यदि नील की खेती करना है तो यहाँ पे 2 हल चाहिए होगा,
तो जब 2 हल चलेगा तो इसका मतलब 4 बैल चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। मान लीजिए जिसके पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसको तो 2000 तो चाहिए, कम से कम हल वगैरह चाहिए। तो 2000 हल कहाँ रखेगा, तो रख रखाव में भी दिक्कत आ रहा था। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस टाइम पे नील की खेती होती थी उसी टाइम पे ये लोग भी अपना उपज करते थे, उसमें ये लगे होते थे। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त होते थे। यानी ये लोग यहाँ पे धान बुआई करते थे पहले उसी टाइम। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती देखते हैं। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक सट्टा करते थे, यानी अनुबंध करते थे। ठीक है, कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। यानी गांव के मुखियाओं को भी डोमिनेट करते थे कि आप किसानों को बोलिए कि हमें खेत दें ताकि हम खेती करें। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। यदि आपके पास 100 बीघा है तो उसमें से 25 बीघा पे आपको खेती नील का करना पड़ेगा। मान लीजिए यदि आपके पास 10 बीघा है तो 10 बीघा में से 4 हिस्सा कर उसमें एक हिस्सा आपको नील की खेती करना होता था। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। ये इस तरह से बात की जा रही है ना, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि ऐसा सिस्टम किसानों के लिए, ठीक है, देखा गया था कि आएगा कोई कंपनी का कोई आएगा मालिक और वो किसानों से एक क्या करेगा, एक अनुबंध करेगा कि सब चीज़ हमारा रहेगा, हम पैसा लगाएंगे, हम बीज देंगे, सिर्फ आपका खेत रहेगा। और पहले ही तय कर दिया जाता है कि आपका जो भी फसल होगा, आपका इस रेट पर फसल है वो चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उससे ये लोग पैसा देकर चले जाते थे और उसके बाद से सीड को भी देकर चले जाते थे और उसके बाद से बाकी समस्या किसको झेलना पड़ता था, किसान को। और किसान मर के उसकी सिंचाई करता था, उसकी देखभाल करता था। तो इस तरह से यहाँ पे मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल को देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को एक नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। यानी आप जानते होंगे कि जो रैयती व्यवस्था थी उसमें ज़मीन को क्रय विक्रय करने की छूट दे दी गई थी कि आप अपना ज़मीन को बेच सकते हैं, ठीक है, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप भी ज़मीन खरीद सकते हैं यदि आपके पास पैसा है। यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है, यदि आप खेत बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। किस में थी, रैयत वाली व्यवस्था में। उसमें यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन लेकर के आप खेती कर सकते हैं, महाजन से कर्ज लेकर के ऋण पर, और आप खेती कर सकते हैं। तो किसानों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग खेती करके और उसके बाद से हम लोग चुकता कर देंगे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे तो अकाल पड़ती है, एक समय के बाद अकाल पड़ती है। ये लोग इतना कर्ज में डूब जाते हैं कि उससे उबर नहीं पाते हैं। तो इनको समझ में आ चुका था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी।
बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और यह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। यानी मिट्टी की जो भी उर्वरा शक्ति थी उसको पूरी तरह से नील की जो जड़ें होती थी वो पूरी तरह से खींच लेती थी। यानी एक तरह से नील की खेती जिस खेत में होता था फिर से उस पर कोई फसल नहीं उगाया जा सकता था। यदि उगाया जाएगा भी तो वो अच्छा से उसका जो उपज होगा वो सही नहीं होगा। तो नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी क्योंकि वहाँ की उर्वरा शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी रहती है। नील विद्रोह और उसके बाद, उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पेज नंबर 34 की बात हम करते हैं। नील का उत्पादन कैसे होता था उसके पहले वाला तो हम लोग देखते हैं, एक दिया हुआ है चित्र नंबर 10। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रिया के पास आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाना में स्थित बैटस मतलब हौद, एक पूरा मतलब जगह होता था जो पूरी उसी में उसको डाला जाता था जिसको हौद कहा जाता है, पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद यानी बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमीन नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। निथारण मतलब अब उसको पूरी तरह से निथार करेगा, यानी पूरी तरह से उसको छानेगा, डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। उसके बाद उसको सुखाया जाता था ताकि बिक्री किया जा सके। यहाँ पे देखते हैं चित्र नंबर 11 में देखते हैं कि नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। चित्र नंबर 12 में देखते हैं कि हौद में घोल हिलाने वाला, यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। चित्र नंबर 13 हम लोग देखते हैं कि बिक्री के लिए तैयार नील। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नील विद्रोह और उसके बाद। यानी नील विद्रोह क्यों होता है देखते हैं। यानी मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियासतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। क्यों, क्या वजह रही होगी? वजह ये रही होगी कि यहाँ पे नील की खेती करते भी थे तो उनको बहुत कम पैसा मिलता था और उसके बाद से जिस खेत में वो लोग करते थे वहाँ की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती थी। नील विद्रोह और उसके बाद देखते हैं। मार्च 1859 में बंगालों के हजारों रियासतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रियासतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये नील की खेती करने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि इनको एक कम मजदूरी मिलती थी और उसके साथ साथ इनके खेतों का बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाता था, इनकी उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती थी मिट्टियों की। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये लोग अब विद्रोह पे अड़ जाते हैं
और जो राजस्व भी चुकाना होता था, अब ये लोग राजस्व चुकाने से भी ये लोग इनकार करते हैं। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और ये भी किया गया कि जो बागान मालिक के हित में यहाँ के जो स्थानीय लोग भी काम कर रहे हैं, यानी बागान मालिकों को सुन रहे हैं, इनका भी बहिष्कार किया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रियतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों, लठीधारों गुंडों से डरेंगे। यानी जो बागान मालिक के जो लठियाली हैं, यानी जो एक ऐसे व्यक्ति जो मारपीट में आगे हैं, यदि वो आते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत ही नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। 1859 में नील रियतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया है और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रियतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। तो इसके पक्ष में, किसानों के पक्ष में कौन कौन लोग आ गए? मुखिया भी आ गए और उसके बाद से ज़मींदार भी आ गए। तो धीरे धीरे इन लोगों का यूनिटी बढ़ रहा है, इन लोगों की शक्ति बढ़ रही है। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, यानी इनको भी लग रहा था कि ठीक है, यहाँ पे कुछ अधिकारी ही, यहाँ पे बागान मालिक ही काम कर रही है हम लोग को शोषण करने का, तो कंपनी के जो अधिकारी हैं, कंपनी हमको हेल्प करेगी, ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पे है वो हमारी हेल्प करेगी। किसान ऐसा मान रहे थे। तो सरकार भी, अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रियतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रियतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। यानी अब ये नोटिस के आधार पर लोगों को यह खबर फैल गई कि जो ब्रिटेन में जो रानी विक्टोरिया है वो ये जाहिर किया है, अपना संदेश दिया है कि अब नील की खेती रियायत नहीं करेंगे। ठीक है। ईडन किसानों को शांत करने, यानी इधर किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाइयों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, यानी किसानों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की, उनकी शिकायत की बागान मालिकों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसानों को आप अपने मनमानी तरीके से आप इनको हैंडल किए हैं, आप शोषण कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। तो उनकी शिकायत भी हुई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रियतों से कहा, यानी किसानों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन वे आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी ख़त्म हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे
तो बिहार के एक किसान उन्हें चंपारण नील आकर किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था उनको। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात किया जा रहा है, जिसमें गांधी जी का पहला ये सत्याग्रह माना जाता है। तो इसमें आकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लोग इसके विरोध में लड़े थे। इसमें देखते हैं कुछ बातें हैं जो हम लोग को जानना ज़रूरी है। इसके पीछे वाले चैप्टर हम लोग पेज में हम लोग देखते हैं, इसके पीछे वाले पेज में हम लोग देखते हैं 35 नंबर पेज पे कि नील गाँवों का एक गीत था कि संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था कि मौला हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी है। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के नज़रिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रियत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। एक तरह से ये लोग गीत गाते थे। उसके बाद से देखते हैं कि और स्रोत नंबर 3 में दिया है पेज नंबर 36 में कि भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। देखते हैं चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 की बात है। तो 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। बोलते हैं कि क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कहते हैं कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये कुछ बातें हैं जो ब्रिटिशों और यहाँ के निवासियों स्थानीय लोगों के किसानों से जो कन्वर्सेशन है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे दिया गया है वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन। 18वीं सदी के शुरुआत में फ्रांसीसी मिशनरी जौ बेपतिस्त लबात ने कैरेबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे से आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर जो है नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहे हैं। दाएं से दूसरा आप देख सकते हैं। और जो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। तो इस तरह से कुछ सीन है जो कुछ बताती हैं उस टाइम के समय को। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित के जोड़े बनाए, कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर जरूर कीजिएगा। आपका पहला ही क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करें। उसके बाद से महलवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो आप लोग देखे होंगे अस्थायी बंदोबस्त में कंपनी होती है, कंपनी के बाद एक ज़मींदार होता है, जो ज़मींदार को काम दिया गया रहता है किसानों से टैक्स वसूलने का। तो जब किसान टैक्स देते हैं तो 100 रुपये यदि देते हैं तो कंपनी को ज़मींदार देता है 80 रुपया और 20 रुपया अपने पास रख लेता है। तो इधर से भी खाता है और उसकी जो सैलरी रहती है 10% वो भी खाता है। तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि कंपनी से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा पैसे वाला ये ज़मींदार हो जाता है। तो इस सिस्टम को हटा दिया जाता है और उसके बाद से महलवाड़ी व्यवस्था लाया जाता है। तो महलवाड़ी व्यवस्था में अलग अलग महलों में जा कर के और वहाँ पे सरकार डायरेक्ट जा कर के अपना टैक्स वसूलती है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। मुनरो व्यवस्था, वही रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, यानी जो किसान थे वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, ये आप लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं। किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसमें बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी नील की खेती जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे आइए करके देखें हैं कि 8 नंबर कि चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। आप लोग नेट पे देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया पे जा सकते हैं। 9 नंबर देखते हैं, भारत में शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फ़र्क थे, दोनों को देखना है। कल्पना करना, इमेजिन कीजिए कि एक किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा है। बागान मालिक और उस किसान के बीच बातचीत की कल्पना कीजिए कि आखिर क्या क्या बात किया जा सकता है, यानी जो बागान मालिक है वो क्या बात कर सकता है, किसान क्या बोल सकता है। किसान को राज़ी करने के लिए बागान मालिक क्या कारण बताएगा, किसान किन कारणों समस्याओं का जिक्र करेगा। इस बातचीत को अभिनय के जरिए दिखाएं, यानी एक खुद को या तो बागान मालिक बन जाइए और एक और अपने पार्टनर को बना दीजिए किसान, या आप किसान हो जाइए अपने पार्टनर को बना दीजिए बागान मालिक, और उसके बाद से कन्वर्सेशन कीजिए। देखिए क्या क्या बातें आती है, क्या क्या मजबूरियाँ बताता है किसान, क्या क्या लालच देता है जो बागान मालिक है वो। तो ये सारा चीज़ है जो थोड़ा बहुत करना ज़रूरी होता है, ताकि जो बौद्धिक, जो इंटेलेक्चुअल जो माइंड है वो थोड़ा और डेवलप हो। तो चलिए, ये आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।